Hello guys, I hope I am visible and audible to you. So today we are starting with the international custom as source of law, है ना? हमने ऑलरेडी कवर कर लिया हमारा इंटरनेशनल कन्वेंशंस और ट्रीटीज, है ना, प्रीवियस क्लास में. अब हमने वहां पे क्या किया था? वी हैव डन आर्टिकल 38. कौन किसका आर्टिकल 38? आर्टिकल 38 ऑफ आईसीजे. आईसीजे स्टैट्यूट का हमने आर्टिकल 38 किया था. और आर्टिकल 38 क्या बताता है? इट टॉक्स अबाउट द sources of international law. Okay, now one fact that you have to remember about the ICJ, that it was established in the year June 1945. ये डेट याद रखनी है क्योंकि पूछी जा रही है. जून 25 के एग्जाम में you can see that they have asked about the establishment date of the United Nations organization, है ना. तो आईसीजे का भी याद कर लेते हैं. उसके बाद सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ में हमने क्या देखा था कि हमें एक क्रोनोलॉजी याद रखनी है. क्रोनोलॉजी क्या? कि फर्स्ट सोर्स इज द ट्रीटी, सेकेंड इज कस्टम, इंटरनेशनल कस्टम, थर्ड इज जनरल प्रिंसिपल्स एक्सेप्टेड एज लॉ बाय द नेशंस, एंड द फोर्थ इज द जुडिशियल डिसीजंस, है ना. हमें ये क्रोनोलॉजी में याद रखना है. व्हाई? बिकॉज दे विल गिव यू इन द एग्जाम content of the article 38, है ना, and then they will ask you to arrange them in chronology. तो हमें ये chronology याद रखनी है. Now another fact related to ICJ, हमारा article 39 जो है वो क्या बोलता है? There shall be two official languages, है ना. दो official language हैं ICJ के, हमारा इंग्लिश और फ्रेंच. वाई आई एम टेलिंग यू दीज थिंग्स अबाउट द आईसीजे? क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है. पीवाईक्यू है ये आपका दिसंबर 24 का. तो ये याद रखना है. अब नेक्स्ट एग्जाम में ये भी पॉसिबल है कि दे माइट आस्क कि किस आर्टिकल में ऐसा गिवन है ना. तो आर्टिकल 39 ऑफ आईसीजे, 39 ऑफ आईसीजे ये हमारा वहां पे गिवन है. फ्रेंच एंड English shall be the official language of the International Court of Justice. Now moving on to the international custom as source of law, there was a statement given by the Oppenheim that international custom is the oldest and the most original source, है ना. ये बोला ओपेनहाइम ने. Why we are doing this? Because they sometimes they ask, वो आपको कोई स्टेटमेंट दे देंगे and they will ask कि ये किसने दिया था, है ना. अब नाउ ओपेनहाइम से रिगार्डिंग दो तीन चीजें लेट्स रिवाइज. व्हाट? कि ओपेनहाइम वाज द सेम पर्सन हु सेड दैट इंटरनेशनल लॉ इज कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल्स, है ना. कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल, कन्वेंशनल रूल्स दैट आर बाइंडिंग अपॉन, ये सब हमने डेफिनेशन में कवर किया है. वी आर जस्ट रिवाइजिंग दैट कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल्स बाइंडिंग ऑन सिविलाइज्ड नेशन, है ना. बाइंडिंग ऑन सिविलाइज्ड nations. Okay. उसके बाद ही इज द सेम पर्सन हु सेड दैट कि कोई भी सोर्स है ना. द ओनली सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ क्या है? ओनली सोर्स हमने ये जब पढ़ा था अभी व्हेन वी वर स्टार्टेड द सोर्स ऑफ इंटरनेशनल, हम आपने क्या पढ़ा था? ओनली सोर्स इज द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स, है ना. इट इज द ओनली सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ. नाउ ही इज द सेम पर्सन हु सपोर्टेड द कंसेंट थ्योरी, है ना. कंसेंट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल लॉ. कंसेंट थ्योरी क्या बोलती थी? कि नेशंस जो है फॉलो कर रही है, स्टेट्स फॉलो कर रही हैं इंटरनेशनल लॉ को. व्हाई? बिकॉज दे हैव गिवन कंसेंट टू इट. एंड और कौन थे कंसेंट थ्योरी के सपोर्टर? क्या बताया था? कैटो. याद रखना है, आपके पास एक कैट है, कैटो. कैटो में सी से क्या? कंसेंट थ्योरी, ए से एंजिलोटी, टी से ट्राइपल एंड ओ से ओपेनहाइम, है ना. दे वर द सपोर्टर्स ऑफ द, किसके सपोर्टर्स थे? ऑफ द कंसेंट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल लॉ. सो दीज आर द थिंग जो थोड़ा आप याद रख सकते हो. और एक और चीज, जब हम ट्रीटी कर रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था? कि ट्रीटी आर एग्रीमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर. ये भी किसने बोला था? ओपेनहाइम ने. ट्रीटी आर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ contractual nature. Treaty are agreements of contractual nature. So sorry. Treaty are agreements ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सब नोट्स में गिवन है ना, हमने डिस्कस किया. वी आर जस्ट रिवाइजिंग. अगर ऐसे रिवाइज करेंगे तो इट विल वी विल बी एबल टू रिमेम्बर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना. हमें
ऐसे याद करना है, इंटरकनेक्ट करके पढ़ना है, तभी याद रहेगा, क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू कवर फॉर योर एग्जाम्स. नाउ मूविंग ऑन टू द कस्टम एंड यूसेज, है ना. इसमें क्या है कि यूसेज क्या है, बेसिकली दोज एक्शंस विच आर ऑफन रिपीटेड बाय द स्टेट्स. ओके, ये हमारा यूसेज होता है. और इसको जो फोर्स ऑफ लॉ मिल जाता है, व्हेन दोज एक्शंस, है ना, गेट द फोर्स ऑफ लॉ, इट बिकम्स द custom. Now, why we are doing this? Because there is a statement given by the Stark. He said that custom begins where usage ends, है ना. वो क्या कहने स्टार्क, ये स्टेटमेंट पीवाईक्यू में पूछा गया है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट दैट क्या बोला है स्टार्क ने कि कस्टम बिगिंस वेयर यूसेज एंड्स. ओके, कि कस्टम वहां शुरू होता है जहां पे यूसेज खत्म होता है. नाउ स्टार्क से भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. स्टार्क ने क्या बोला था? स्टार्क सेड दैट द इंटरनेशनल लॉ इज अ वीक लॉ. पूछा जाता है एग्जाम में. ओके, इंटरनेशनल लॉ इज द वीक लॉ. ही इज द सेम पर्सन जिसने क्या बोला था, इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन भी पूछी जाती है कि किसने प्रोपाउंड की है. तो क्या दिया था इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन में कि ये क्या है, प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ कंडक्ट, है ना. दो प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ कंडक्ट, इंटरनेशनल लॉ के प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ कंडक्ट that are bind that state feels themselves to observe and therefore they do observe. ये स्टार की डेफिनेशन थी. अब हमारा स्टार्क भी रिवाइज हो गया. Now, moving on to the waist leg. He said that he defined custom as the line of conduct which the society has consented to regard as obligatory, है ना. जो सोसाइटी को जो लगता है कि it is obligatory, those conduct which society feels, है ना, or society has consented to regard them as obligatory, those are customs, है ना. तो ये डेफिनेशन याद रखनी है, because sometimes they ask directly कि किसने क्या बोला. Now, यूसेज क्रिस्टलाइजेस इनटू अ कस्टम, है ना. देयर आर सम प्रोसेस कि कब यूसेज जो है कस्टम बनता है. कैसे बनता है? थ्रू द कंडक्ट ऑफ स्टेट एक्शन और स्टेटमेंट्स ऑफ वेरियस स्टेट्स, फॉरेन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, स्पीच ऑफ डेलीगेट्स एट इंटरनेशनल कन्वेंशंस और प्रैक्टिस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गन्स लाइक द यूएन, आईसीजे एटसेट्रा. बेसिकली क्या बात हो रही है यहाँ पे कि कस्टम जो है कहीं लिखा हुआ तो नहीं है, है ना. वो कैसे बनता है कस्टम की, कोई आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना, जो चीज आप प्रैक्टिस कर रहे हो, और वो प्रैक्टिस कैसे प्रूफ होती है? थ्रू द कंडक्ट ऑफ स्टेट, है ना, एक्शंस और स्टेटमेंट्स ऑफ द वेरियस स्टेट्स. कोई फॉरेन पॉलिसी डॉक्यूमेंट हो गया, या स्पीच ऑफ डेलीगेट्स हो गया एट इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड कॉन्फ्रेंस, और द प्रैक्टिस that is followed by the international organs like the United Nation, ICJ etc. तो नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, बट हमने पढ़ लिया. नाउ मूविंग ऑन टू द इसेंशियल ऑफ कस्टम, है ना. दिस इज द मोस्ट लाइक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम. बहुत बार पूछा गया है, दे हैव डायरेक्टली आस्क्ड, है ना. इसेंशियल ऑफ कस्टम, ये कस्टम प्रूफ करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? तो इट इज ओपिनियो जूरिस एट नेसिटेटिस, है ना. अंडरस्टैंड, कस्टम इज वेरी हार्ड टू प्रूव इन द कोर्ट. तो उसके लिए कोर्ट क्या कहती है कि whenever you are coming, है ना, with a custom and you want to prove that it is an international custom, so it will be binding on all the nation, then you must prove that you were doing that conduct, है ना, you were performing that conduct, है ना, repeated action विद अ फीलिंग और बिलीव, है ना. साइकोलॉजिकल नेचर की बात हो रही है, ये फीलिंग या बिलीव होना चाहिए व्हेन यू आर डूइंग दैट कंडक्ट ऑन द पार्ट ऑफ स्टेट्स एक्टिंग एज दे डू, दे आर फुलफिलिंग लीगल ऑब्लिगेशन, है ना. आप इस बिलीफ के साथ कर रहे हो कि आप कोई लीगल ऑब्लिगेशन फुलफिल कर रहे हो, और इसी को ओपिनियो जुरिस साइन नेसिटेटिस कहते हैं. एज कोई भी ऑब्लिगेशन यू आर परफॉर्मिंग विद अ बिलीफ, व्हाट बिलीफ, दैट यू आर डूइंग इट एज अ लीगल ऑब्लिगेशन, तो वो हमारा क्या हो जाता है? कस्टम बन जाता है. और ये आपको whenever you are going to court आपको ये प्रूफ करना पड़ता है. नाउ आर्टिकल 38 ऑफ आईसीजे क्या कहता है कि इंटरनेशनल कस्टम शुड बी द एविडेंस ऑफ जनरल प्रैक्टिस एक्सेप्टेड एज लॉ, है ना. इंटरनेशनल कस्टम क्या है? प्रूफ कर रहा है, एक एविडेंस है कि व्हाट द स्टेट हैज जनरली एक्सेप्टेड एज लॉ, है ना. इंटरनेशनल कस्टम उसका एविडेंस है बेसिकली. नाउ there is a case, the North Sea continental shelf case. यहाँ पे क्या हेल्ड हुआ था? A provision of a treaty may also generate a rule of customary international law, है ना, कि कोई भी ट्रीटी का प्रोविजन भी एक इंटरनेशनल कस्टम बन सकता है ना. उसका कोई प्रोसेस होगा वट एवर, बट हमें क्या पढ़ना है कि अ ट्रीटी, द प्रोविजन ऑफ अ ट्रीटी में ऑल्सो जनरेट अ रूल ऑफ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ. नाउ टॉस्टन गिल की डेफिनेशन याद कर लो.
ठीक है, अब टॉस्टन गिल ने एक डेफिनेशन दी थी, रिवाइज, लेट्स रिवाइज इंटरनेशनल लॉ की, एग्जाम में पूछी जाती, ही सेड दैट, उसने क्या कीवर्ड था टॉस्टन गिल का, कि इंटरनेशनल लॉ दैट इज एक्सेप्टेड बाय टोटल दैट, आई थिंक इसकी डेफिनेशन थी, मैंने विद ट्रिक कराई थी, ही सेड दैट द इंटरनेशनल लॉ जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ सोसाइटी ने, है ना, द रूल्स दैट अप्लाई टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ सोसाइटी ऑफ स्टेट्स, है ना, ये याद रखना है। और इसकी ट्रिक क्या थी, टॉस्टन ने क्या बोला था कि टोटल इंटरनेशनल कम्युनिटी गर्ल्स की सोसाइटी है, तो ये ट्रिक टू रिमेंबर है, इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ सोसाइटी। मैं कंफ्यूज हो गई थी किसी और के साथ, एक और डेफिनेशन है सिमिलर लाइक दिस, सो आई गॉट कंफ्यूज। तो इन्होंने क्या बोला, इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ सोसाइटी ऑफ स्टेट्स, है ना, इनके ये कीवर्ड्स हैं कि रूल ऑफ लॉ कहाँ पे जो अप्लाई हो रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ सोसाइटी ऑफ स्टेट्स में, वो क्या है, हमारे इंटरनेशनल लॉ है। व्हाई वी आर डूइंग दिस, बिकॉज एग्जाम में पूछा जाता है किसने डेफिनेशन दी। नाउ ही इज द सेम पर्सन हु इज सेइंग दैट व्हेन अ यूसेज कंबाइंस विद ओपिनियो जुरिस साइन नेसेसिटेटिस अ रूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ एग्जिस्ट। उन्होंने क्या बोला कि यूसेज प्लस द फीलिंग, है ना, साइकोलॉजिकल फीलिंग, दैट इज द ओपिनियो जुरिस साइन नेसिटेटिस, ये मिलके क्या बनाते हैं हमारा, इट इट मेक्स द कस्टम, है ना, इंटरनेशनल कस्टम, एंड दैट इज अ कस्टमरी लॉ, है ना, ये सिंपल हमें याद रखना है क्योंकि दे माइट आस्क। नाउ मूविंग ऑन टू द व्हाट आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ द कस्टम, है ना, सबने पढ़ा है, यूनिफॉर्म स्टेट प्रैक्टिस होना चाहिए, बिलीफ, है ना, ओपिनियो जुरिस अभी हमने कवर किया, बिलीव दैट सच प्रैक्टिस इज ऑब्लिगेटरी, लॉन्ग ड्यूरेशन से आप फॉलो कर रहे हो, यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंस होना चाहिए, है ना। नाउ अगेन ओपिनियो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई देखो आई हैव हाईलाइटेड दिस इन माय नोट्स, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो इट सिंपली मीन्स दैट इट इज द बिलीव दैट एन एक्शन वाज कैरीड आउट with as a legal obligation, है ना, you are doing any action with a legal obligation. Now moving on to the, अच्छा, जस्ट कोजेंस, ये आई गेस हमने कवर कर लिया था। जस्ट कोजेंस हमने क्या पढ़ा था, प्री एम्प्ट्री नॉर्म्स। प्रीएम्प्टरी नॉर्म्स क्या होती हैं, बेसिकली जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हमने पढ़ा है कि हम उसको वायलेट नहीं कर सकते, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव डन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, इन द सेम वे इंटरनेशनल लॉ में भी कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं दैट यू कैन नॉट वायलेट, है ना। ये जस्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हारा PYQ आया है जून 25 का, जस्ट क्वेश्चन से, है ना। तो इट इज इंपॉर्टेंट, याद कर लेना है, वियना कन्वेंशन, ये मिक्स अप हो गया, ये पुराने इंटरनेशनल ट्रीटीज का पार्ट है, हमने वहां पे कर लिया था, बट स्टिल ठीक है। वियना कन्वेंशन का आर्टिकल 53 एंड 64 क्या बात करता है, जस्ट कोजेंस की बात करता है कि अगर कोई आप ट्रीटी जो है फॉर्म करते हो वॉलेटिंग द जस्ट कोजन, द प्रीएम्प्टरी नॉर्म, तो वो क्या हो जाती है, इनवैलिड हो जाती है अंडर आर्टिकल 53। और 64 में क्या बोला था कि अगर कोई न्यू जस्ट कोजेंस जो होता है इमर्ज होता है ना, एंड देर इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रीटी, है ना, मान लो कोई ट्रीटी साइन हो गई और एक नया रूल आया, नया बेसिक रूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, तो ट्रीटी जो है उसको वॉयलेट करिए, तो क्या होती है, ट्रीटी टर्मिनेट हो जाती है ना। तो हमें बस क्या याद रखना है कि आर्टिकल 55 एंड 64 जस्ट कोजन्स की बात करते हैं। मे बी नेक्स्ट टाइम, अभी उन्होंने पूछा जस्ट कोजन होता क्या है, इन द नेक्स्ट एग्जाम दे माइट आस्क कि वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज में ये कहाँ पे है, ठीक है। अब इसके केसेस भी हैं, जीनोसाइड कन्वेंशन केस और बार्सिलोना ट्रैक्शन केस, ठीक है। और होते क्या, जैसे जीनोसाइड हो गया, स्लेवरी हो गया, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो गया, ये सारे कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिसको आप वॉयलेट नहीं करोगे, है ना। or it is considered, the just cogence is considered so essential that it overrides all sources of international law including the treaties and custom. Basically what it is saying कि ना कोई treaty violate कर सकती है just cogence को, ना कोई custom violate कर सकता है, ये इतना essential है। now coming on to the cases related to the international custom, देखो अब कोई ट्रीटी जो है, ये इस केस से रिलेटेड एक फैक्ट है जो मैंने लिखा है कि कोई भी ट्रीटी जब साइन होती है ना, तो उसके लिए रेटिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। कोई भी ट्रीटी के अगेंस्ट आप कोर्ट में जा सकते हो, है ना, इन्वोक कर सकते हो अगेंस्ट अ स्टेट ओनली इफ दैट ट्रीटी इज साइन एंड रेटिफाइड। अगर साइन किया है बट नॉट रेटिफाइड, तो आप यू कैन नॉट इन्वोक दैट ट्रीटी अगेंस्ट अ स्टेट, अंडरस्टैंड।
ट्रीटी को इन्वोक करने के लिए क्या क्या चाहिए, साइन, हमने स्टेप्स ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ ट्रीटी पढ़ा था, वहां पे कुछ स्टेप किए थे, तो हमने क्या पढ़ा, साइन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन क्या है, फॉर्मल अप्रूवल बाय द स्टेट, रिप्रेजेंटेटिव ने साइन कर दिया, अब फॉर्मल जब अप्रूवल मिल जाएगा स्टेट का तभी वो ट्रीटी बाइंडिंग होगी स्टेट पे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन, ये इशू रेज हुआ था, दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड इट हियर। इसको पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस, ये जर्मनी वर्सेस डेनमार्क एंड द नीदरलैंड्स का केस है। ईयर याद कर लो 1969, क्यों, क्रोनोलॉजी में पूछा जाता है। व्हाट इज द केस, नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस, और आपको कंट्री के नाम भी याद रखने, जर्मनी वर्सेस डेनमार्क एंड नीदरलैंड्स, है ना, डेनमार्क और नीदरलैंड्स एक पार्टी में, जर्मनी एक पार्टी में। नाउ यहाँ पे क्या होता है, इट इज अ डिस्प्यूट रिलेटेड टू द डिलिमिटेशन ऑफ एरियाज ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, है ना, ऑफ द नॉर्थ सी। ठीक है, इट इज द डिस्प्यूट बिटवीन जर्मनी एंड द डेनमार्क एंड द नीदरलैंड्स। इट वाज द डिस्प्यूट व्हाट द जर्मनी एंड what the Denmark and Netherlands were telling कि भाई there is a treaty that is signed by the Germany, है ना, तो and the treaty is the Geneva Continental Shelf Treaty 1958, and इस treaty में क्या given था, delimitation of areas of continental shelf through the equidistance principle, है ना, delimitation किस principle से होगा, equidistance से होगा। तो डेनमार्क और नीदरलैंड्स कोर्ट में गए, क्या लेके गए कि भाई इक्विडिस्टेंस प्रिंसिपल फॉलो करना है व्हेन डिलिमिटिंग द एरियाज ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, है ना, आपको इक्विडिस्टेंस प्रिंसिपल को अप्लाई करना है। लेकिन जर्मनी ऑन द अदर साइड क्या कह रहा था कि इट इज नॉट बाइंडिंग, दिस प्रिंसिपल इज नॉट बाइंडिंग ऑन द जर्मनी। व्हाई, बिकॉज जर्मनी है साइंड द ट्रीटी बट नॉट रेटिफाइड इट, तो उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं होगी ट्रीटी, सिंपल। क्या केस है, डिलिमिटेशन का केस है हमारा। डेनमार्क और नीदरलैंड्स क्या कह रहा है कि टू फॉलो द इक्विडिस्टेंस प्रिंसिपल, और उन्होंने एक ट्रीटी इन्वोक कर दी। ट्रीटी क्या थी, जेनेवा कॉन्टिनेंटल शेल्फ ट्रीटी 1958। ईयर याद रखना है क्योंकि ट्रीटी क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस में आती है। नाउ जर्मनी ने साइन किया था ट्रीटी बट नॉट रेटिफाइड, अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि ट्रीटी का साइन प्लस रेटिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। नाउ अब देखो, अगर डीलिमिटेशन बाय इक्विडिस्टेंस प्रिंसिपल होता तो जर्मनी वुड बी एट लॉस, है ना, इफ दे वुड हैव फॉलोड द डीलिमिटेशन थ्रू द इक्विडिस्टेंस प्रिंसिपल, जो जर्मनी वुड हैव लॉस, बिकॉज जर्मनी का जो केव, जो बाउंड्री थी ना, वो कॉनकेव कोस्ट से, एंड डेनमार्क और नीदरलैंड्स के थे कॉन्वेक्स, है ना, तो दैट्स वाई, मतलब एक रीजन हो गया कि व्हाई दे वर फोर्सिंग द इक्विडिस्टेंस प्रिंसिपल ऑन द जर्मनी। तो कोर्ट में गए, इशू सिंपल था, कोर्ट में गए। अब देखो ये भी याद कर लेना कि आर्टिकल 6 ऑफ द जिनेवा कॉन्टिनेंटल शेल्फ ट्रीटी 1958 टॉक्स अबाउट द इक्विडिस्टेंस प्रिंसिपल, क्योंकि एग्जाम अगर आप पीवाईक्यू एनालाइज करोगे तो वो स्पेसिफिकली आपसे आर्टिकल भी पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला कि द प्रिंसिपल ऑफ इक्विडिस्टेंस इज नॉट ऑब्लिगेटरी इन ऑल केसेस ऑफ डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ। व्हाई, बिकॉज ओपिनियो जुरिस वाज एब्सेंट, है ना, कि यू वर डूइंग दैट एक्शन विद अ बिलीफ कि आप जो है कोई लीगल ऑब्लिगेशन कर रहे हो, ये मिसिंग था, द एविडेंस वाज मिसिंग। तो यहाँ पे द कोर्ट रिजेक्टेड कि ये प्रिंसिपल विल अप्लाई टू द ऑल द नेशंस, है ना, एज अ इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ। तो बेसिकली इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ का क्या है, लैंडमार्क केस है, जहां पे कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ को प्रूव करने के लिए आपको क्या प्रूव करना है, ओपिनियो जूरिस, है ना, ओपिनियो जूरिस क्या है, द बिलीफ। तो ये एब्सेंट था, तो यहाँ पे नहीं स्टैब्लिश हो पाया था। अगर देखो इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ प्रूफ हो जाता तो यानी कि वो जर्मनी पे भी बाइंडिंग हो जाता ना, ट्रीटी साइन की नहीं की, नो मैटर, इमेटीरियल हो जाता है ना। अब एक वो कस्टम है, इक्विडिस्टेंस प्रिंसिपल एक कस्टम है, अब सभी स्टेट्स को फॉलो करना है ना, तो यहाँ पे तो कस्टम प्रूफ ही नहीं हुआ, तो यहाँ पे ये हेल्ड हुआ था। नाउ एक और केस क्वेश्चन बनता है कि दे माइट आस्क, दे गिव, है ना, पीवाईक्यू में पूछा गया है कि कहाँ पे किस केस में जस्ट एंड इक्विटेबल बेसिस पे, है ना, कोर्ट ने डिसीजन दिया था, तो इट इज द नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस, है ना। कोर्ट ने क्या देखा, कोर्ट ने देखा कि जर्मनी इज एट लॉस, है ना, तो कोर्ट ने जस्ट एंड इक्विटेबल डिसीजन दिया ताकि इक्वल लेंथ मिल पाए तीनों कंट्रीज को। अब एक ये भी प्रिंसिपल याद रख लेना, इक्विटी प्रेटर लीगम, इट मींस इक्विटी इज बियॉन्ड लॉ, है ना, कोर्ट ने इक्विटेबल रूल्स अप्लाई किए, पूछा जाता है केस, बहुत सारे केसेस दे देंगे, 4 केस ऑप्शन में, दे विल आस्क कि किस केस में इक्विटेबल रूल अप्लाई हुआ था।
Now, general practice of states should be recognized as prima facie evidence that it is accepted as law. ये हमारा opinion juris होता है. अब next पिकीट हबाना केस ये पूछा गया है अभी जून 2025 में. कैसे पूछा गया था? They have asked the what are the landmark cases of extradition, है ना? extradition के landmark cases पूछे थे, 5 cases दिए हुए थे. उनमें एक पेकीट हबाना केस भी था. तो अगर आपको एग्जाम में पता होता कि पेकीट हबाना केस इज नॉट रिलेटेड टू एक्स्ट्राडिशन, तो आप उसको एलिमिनेट कर पाते. तो पेकीट हबाना केस इज अ लैंडमार्क केस ऑन द इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ. यू हैव टू रिमेंबर द ईयर 1900 और यहाँ पे वैलिड कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ डिस्कस हुआ था. कोर्ट ने एग्जामिन किया था स्टेट लॉज एंड प्रैक्टिसेस, ट्रीटीज, राइटिंग ऑफ पब्लिसिस्ट, है ना. तो एक और चीज याद रखनी कि इट इज अ केस रिलेटेड टू writing of jurist also, writing of jurist और यू कैन से पब्लिसिस्ट, है ना. और जस्टिस ग्रे का नाम याद रखना है. यहाँ पे किसका नाम याद रखना है? यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ जस्टिस ग्रे, है ना. उन्होंने डिस्कस किया था कुछ अपने केस में, तो वही यहाँ पे डिस्कस हुआ था, राइटिंग ऑफ जूरिस्ट और पब्लिसिस्ट. और जस्टिस ग्रे का नाम याद रखना है. पेकीट हबाना केस, इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ. नाउ द रिपब्लिक ऑफ निकारागुआ वर्सेस द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. दिस इज अनदर केस जहां पे वॉयलेशन हुआ था इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ का. तो देखो फैक्ट्स क्या है. फैक्ट सिंपल है. निकारागुआ जो था एक नेशन रिपब्लिक था. रिपब्लिक ऑफ निकारागुआ एक नेशन है, स्टेट है, ठीक है. उसकी अपनी सॉवरेनिटी है ना. सुप्रीम है. कौन सुप्रीम है अपने नेशन में? निकारागुआ सुप्रीम है, ठीक है. अब क्या हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स जो था ना, यूएसए, इट वाज फंडिंग द एंड ट्रेनिंग एंड सप्लाइंग वेपन्स टू द कॉन्ट्रास. अब कॉन्ट्रास कौन थे? जो ये सॉवरेनिटी ऑफ द निकारागुआ, जो गवर्नमेंट थी ना निकारागुआ की, जो करंट गवर्नमेंट थी निकारागुआ में, है ना, उस गवर्नमेंट को रिमूव करना चाहते थे. रिबेल थे बेसिकली, है ना. अंडरस्टैंडिंग द लेमन टर्म कि कुछ रिबेल्स को, जिसको कॉन्ट्रास्ट कहते हैं, उसको फंडिंग और ट्रेनिंग और सप्लाइंग वेपन कौन कर रहा था? यूएसए. अब निकारागुआ कहाँ गया? आईसीजे के पास. 1986 का केस है. क्रोनोलॉजी में पूछा जाता है, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस में दे आस्क, है ना. 1986 का केस. द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या रूल किया कि यूएसए हैज वायलेटेड द इंटरनेशनल लॉ बाय इंटरवीनिंग इन द अफेयर्स ऑफ अनदर एंड बाय यूजिंग फोर्स एंड थ्रेट अगेंस्ट द निकारागुआ. सिंपल कि भाई आप जो है, ये रूल है, ये कस्टम है कि वन स्टेट विल नॉट इंटरवीन इन द अफेयर्स ऑफ द अनदर. अब यूएसए ने उसको वायलेट किया और इसको कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि यूएस हैज वायलेटेड द इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ. तो सीधा क्वेश्चन क्या आएगा कि इट इज अ केस, है ना, रिलेटेड टू एनी, मार्क द केस दैट इज रिलेटेड टू द इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ. तो आपको पता होना चाहिए. नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ, निकारागुआ वर्सेस यूएसए का केस, है ना. दीज आर द लैंडमार्क केसेस. द पिकीट हबाना केस, दीज आर द लैंडमार्क केसेस ऑन द इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ. अब देखो असाइलम केस जो है वो बेसिकली यहाँ पे, ये असाइलम, जब हम असाइलम एंड एक्स्ट्राडिशन करेंगे तब पढ़ेंगे. कोलंबिया वर्सेस पेरू का केस, लैंडमार्क केस है, वर्सेस पेरू ऑन असाइलम, है ना. व्हेन वी विल डिस्कस असाइलम एंड एक्स्ट्राडिशन तब करेंगे. 1950 ईयर याद रखना है ना. निकारागुआ वर्सेस यूएसए मैंने क्लासेस में डिस्कस किया है. ईयर याद करने का तरीका भी फॉर द क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन, है ना, हमने किया हुआ है. निकारागुआ वर्सेस 1986. तो याद क्या रखना है कि असाइलम केस निकारागुआ से पहले आया था. जस्ट ऐसे कनेक्ट करके पढ़ना है, एक आगे का केस और एक पीछे का केस, है ना. कोई भी एक बीच में ले लो कि जैसे निकारागुआ हमने ले लिया, निकारागुआ से पहले क्या आया था हमारा? असाइलम केस, है ना. अगर ऐसे याद करोगे, इस क्रोनोलॉजी में अपने दिमाग में फिट करोगे, तो यू विल बी एबल टू solve the chronology based questions also, because it is very tough to remember the years, है ना. तो असाइलम केस, कस्टम मस्ट बी established in such a manner that it has become binding on other party. देखो लैंडमार्क असाइलम पे, पर थोड़ा सा कस्टम भी डिस्कस हुआ था, क्योंकि यहाँ पे कस्टम को जो था डिस्प्यूट, एज अ डिस्प्यूट रेज किया गया था कि कस्टम है या नहीं है, क्वेश्चन था. तो यहाँ पे देखो कस्टम कैसे आपको स्टैब्लिश करना इन सच अ मैनर दैट इट इज बाइंडिंग ऑन द अदर पार्टी ऑल्सो. आप ऐसे प्रूफ करो कि वो जो प्रैक्टिस है वो दूसरी पार्टी भी पे भी बाइंडिंग है. और यहाँ पे दो टाइप के कस्टम डिस्कस हुए थे, स्पेशल कस्टम एंड द लोकल कस्टम. इतना बस याद रखना है. समटाइम्स दे माइट गिव कि व्हाट आर द केसेस रिलेटेड टू द इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ, और उसमें असाइलम केस भी आपको दिख जाए तो यू कैन मार्क, क्योंकि यहाँ पे भी कस्टम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस हुआ था.
अब नाउ नेक्स्ट केस इज वेस्ट रैंड सेंट्रल गोल्ड माइनिंग को लिमिटेड वर्सेस आर का केस 1905। अब देखो 1905, नाउ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, पिकीट हबाना केस। व्हाई आई एम सेइंग दिस, ताकि आपको ईयर याद हो जाए। पिकीट हबाना केस कब आया था, 1900 में। तो क्या याद रखना, उसके बाद ये केस आया। ये आपको क्रोनोलॉजी में फेवरेट, एनटीए का फेवरेट है ये, वेस्ट एंड सेंट्रल गोल्ड माइनिंग को लिमिटेड वर्सेस आर 1905। तो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, 1900 में मैम पेकीट हबाना आया था और 1905 में वेस्ट एंड आया था, उसके बाद आया था पेकीट के बाद। ठीक है। It was held that a valid international custom should be proved by the satisfactory evidence that the custom is of such nature that it has received the general consent of the states and no civilized nation shall oppose it. Simple क्या हुआ था कि if you have to prove a valid international custom, है ना, आपको proof करना है, तो you must show a satisfactory evidence. Now what is the evidence? That the custom has received the general consent. सारी nations ने अपना consent दे दिया है for that custom एंड नो सिविलाइज्ड नेशन शैल अपोज इट, कि कोई भी सिविलाइज्ड नेशन उसको अपोज नहीं करेगी। सिंपल, आपको ये प्रूफ करना है। नाउ द नेक्स्ट केस इज एसएस लोटस केस 1927 का, फ्रांस वर्सेस तुर्की। क्रोनोलॉजी बेस्ड में दिख जाएगा, वैसे तो ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, पर क्रोनोलॉजी में भी दिखेगा। 1927 का केस है, कब का है, 1927 का। निकारागुआ वर्सेस यूएस 1986 में आया है ना, तो ये निकारागुआ इसके बाद आया था। जस्ट रिलेट, है ना, जब भी केस ईयर कर रहे हो इस प्रैक्टिस को करोगे तो ईयर्स याद हो जाएंगे। तो एसएस लोटस केस 1927, फ्रांस वर्सेस तुर्की। तो बेसिकली क्या हुआ था, एक फ्रांस की शिप थी, अब मुझे शिप बनाना नहीं आता, मान लो ये शिप है फ्रांस की, दिस इज द शिप ऑफ फ्रांस, ठीक है, और एक टर्की की शिप है इस तरफ, है ना, टर्की। तो व्हाट हैपेंड कि देयर वाज अ कोलिजन, है ना, देयर वाज अ कोलिजन बिटवीन द फ्रांस एंड टर्की का शिप, है ना, कोलिजन हुआ एंड उसके रिजल्ट में क्या हुआ, रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ 8 टर्कमैन, है ना, टर्किश लोगों की, 8 टर्किश लोगों की डेथ हो गई ड्यू टू द कोलिजन। नाउ व्हेन द फ्रेंच शिप, है ना, फ्रेंच शिप जब कहाँ गई, टर्किश वाटर में गई, तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स वर इनिशिएटेड अगेंस्ट द फ्रेंच ऑफिसर हु वाज द वॉच ऑन ड्यूटी, मतलब जो फ्रेंच पे जो ऑफिसर था उसके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गए थे, कहाँ पे, टर्किश कोर्ट में। जैसे ही फिश पहुंची टर्किश वाटर में, उसके अगेंस्ट हमारे क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गए। अब नाउ अब मेट फ्रेंच भी तो आएगा ना अपने सिटीजन को बचाने के लिए, भाई उसका ऑफिसर आपने उसके अगेंस्ट आप जो है उसको डिटेन कर लिया है एंड यू हैव इंस्टीट्यूटेड अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग। तो फ्रेंच आता है, फ्रेंच क्या कहता है कि customary rule of international law grants exclusive criminal jurisdiction to the state of flag which a vessel is flying. तो basically फ्रेंच इज कंटेंडिंग कि इट इज द कस्टमरी रूल। व्हाट इज द कस्टमरी रूल, कि जिसका फ्लैग है शिप पे, है ना, द फ्लैग ऑफ विच अ वेसल इज फ्लाइंग, ओनली दैट नेशन हैज द एक्सक्लूसिव क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन। नाउ जुरिस्डिक्शन का केस है कि वो जो फ्रेंच ऑफिसर है उस पर किसका जुरिस्डिक्शन होगा, फ्रांस का होगा। फ्रांस अब ये अपने सिटीजन को बचाने के लिए ये क्लेम लेके गया। अब यहाँ पे कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि नो ओपिनियो जुरिस, ओपिनियो जुरिस क्यों एसेंशियल होता है, इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ के लिए। तो कोर्ट ने क्या बोला, देयर इज नो ओपिनियो जुरिस टू प्रूव द क्रिएशन ऑफ अ न्यू कस्टमरी रूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, और रिजेक्ट कर दिया फ्रांस की क्लेम को। तो हमें कितना बस याद रखना है, इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ कौन सा केस हमारा, फ्रांस वर्सेस टर्की का। एसएस लोटस केस डायरेक्ट आएगा, बट समटाइम्स दे गिव यू फ्रांस वर्सेस टर्की, तो वो भी याद रखना है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि लोटस केस हैज बीन ओवर रूल्ड बाय द जेनेवा कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज, है ना, जेनेवा कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज आ गया 1958 में, तो उसने ओवर रूल कर दिया, है ना, कि अब ओवर रूल कैसे किया कि यहाँ पे डिसाइड हुआ था कि एक इंटरनेशनल कस्टम नहीं है ना, द प्रैक्टिस ऑफ कि जो भी फ्लैग का नेशन है ऑन द वेसल, है ना, उसका एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन होगा, तो इट इज नॉट अ कस्टम। लेकिन ये कस्टम बोला गया था कहाँ पे, हमारे जनेवा कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी में, है ना, यहाँ पे ये रूल बन गया था, इट वॉज अ रूल। रूल क्या था, आर्टिकल 11 में स्टेट्स दैट नो पीनल और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोल्यूशन एक्सेप्ट बिफोर द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी either of the flag state or of the state which they are nationals, है ना, बेसिकली ऑपोजिट बोला गया था कि अब किसका एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन होगा, जिसका फ्लैग है ना, बेसिकली आर्टिकल 11। अब देखो याद करने का तरीका हमें पता है, कन्वेंशन क्रोनोलॉजी में आती है, तो साथ के साथ हमने क्या याद कर लिया, जनेवा कन्वेंशन
ऑन, हमने अभी क्या पढ़ा था पिछले केस में, नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ में एक पढ़ा था ना, जनेवा कन्वेंशन ऑन द, जनेवा कन्वेंशन ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ओके, जनेवा कन्वेंशन ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ हमने किया था। तो हमें याद रखना है कि जनेवा कन्वेंशन ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ 1958 है ना, जनेवा कन्वेंशन ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ ट्रीटी, जनेवा कॉन्टिनेंटल शेल्फ ट्रीटी हमें याद रखनी, ये भी कब इनेक्ट हुई थी 1958 में। एंड जनेवा कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, ये भी कब आया था हमारा 1958 में। व्हाई आई एम सेइंग, व्हाई आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आता है फ्रॉम द कन्वेंशन, है ना, तो आपको ईयर याद रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग ऑन टू द एशिया केस 1871, कस्टमरी इंटरनेशनल डिस्कस हुआ था। अनदर इंपॉर्टेंट केस, द राइट ऑफ पैसेज ओवर द इंडियन टेरिटरी 1960, इंडिया वर्सेस पोर्चुगल का केस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इंडिया से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक तो ईयर याद रखना है ना, अब ये राइट ऑफ पैसेज के नाम से भी क्वेश्चन में आता है, तो याद रखना दिस केस इज द फ्री पैसेज रिलेटेड केस है ये, है ना, ओवर द इंडियन टेरिटरी, इंडिया वर्सेस पोर्चुगल, है ना, समटाइम्स दे गिव यू दिस, समटाइम्स दे गिव यू दिस, तो आपको 1960 ईयर याद रखना और नाम याद रखना। नाउ मूविंग ऑन टू the case, the right of passage over Indian territory case involved a dispute between India and Portugal, okay, India and Portugal का dispute है, concerning Portugal's access to its enclaves within India। तो देखो पोर्चुगल के ना कुछ enclaves हैं जो इंडिया में है ना, दादर एंड नागर हवेली ऐसे थे पहले, तो वहां पे क्या होता है कि पोर्चुगल को अगर अपने एनक्लेव्स तक जाना है, इफ द पोर्चुगल वांट्स टू रीच टू द एनक्लेव्स दैट आर विद इन इंडिया, इट हैज टू पास थ्रू द इंडियन वाटर, ओके। नाउ इंडिया का डिस्प्यूट क्या था कि द एक्सटेंट ऑफ दिस राइट क्या होगा, यू आर पासिंग थ्रू द इंडियन वाटर्स, ठीक है, बट व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ दिस राइट, व्हाट इज द लिमिट ऑफ दिस राइट, पर्टिकुलरली रिगार्डिंग द पैसेज ऑफ आर्म्ड फोर्सेज एंड वेपन्स। देखो प्राइवेट पर्सन पास कर रहे हैं तब तक ठीक है, पर अगर आर्म फोर्सेस एंड वेपन्स भी जा रहे हैं, तो इंडिया ने यही डिस्प्यूट रेज किया कि क्या फ्री पैसेज अलाउड है फॉर द मूवमेंट ऑफ आर्म फोर्सेज एंड वेपन्स ऑफ द पोर्चुगल, है ना, थ्रू द वाटर्स, इंडियन वाटर्स। तो और यहाँ पे पोर्चुगल क्या क्लेम करता है कि भाई ये तो कस्टमरी राइट है पैसेज का, है ना, लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस है। कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने सिंपल बोला कि एक्नॉलेज तो किया, आईसीजे एक्नॉलेज द पोर्चुगल्स राइट ऑफ पैसेज ओवर द इंडियन टेरिटरी, बट सिग्निफिकेंटली लिमिटेड द स्कोप ऑफ दिस राइट, है ना, लिमिट कर दिया, राइट है आपका, बट आपका राइट लिमिटेड राइट है, योर राइट ऑफ पैसेज राइट इज लिमिटेड टू द प्राइवेट पर्सन, सिविल ऑफिशियल्स, जनरल गुड्स, बट नॉट फॉर आर्म फोर्सेज एंड आर्म पुलिस और वेपन। सिंपल सा ये आया कि यू हैव द राइट बट लिमिटेड राइट, लिमिटेड राइट है फॉर द private person, civil officials and the general goods, but not for the armed forces, armed police and और वेपन्स, है ना, आपका राइट लिमिटेड है। अब देखो जो हमने किए केसेस रिलेटिंग टू द इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ, आपको इसके याद रखने ईयर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द ईयर। 1969 कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस, है ना, कॉन्टिनेंटल शेल्फ कब आया, देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जर्मनी वर्सेस डेनमार्क एंड नीदरलैंड्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस हमारा आया इन द ईयर 1969। अब 69 के बाद याद रखो कि 50 में केस आया था ना, इससे पहले जस्ट इसके ऊपर एडजस्ट करेंगे हमारा असाइलम केस, असाइलम केस 1950 में है। उसके बाद कॉन्टिनेंटल, अब निकारागुआ हमने पढ़ा था कि निकारागुआ असाइलम के बाद आया था, है ना, और 1986 में आया था, तो याद क्या रखते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद निकारागुआ आया 1986, है ना, निकारा गुआ वर्सेस यूएसए, जहां पे यूएसए ने वायलेट किया था इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ को। अब 1986 और 1969 के बीच में अभी जस्ट ट्राई टू रिमेंबर कि एक और केस किया था हमने निकारा 1969 और 1986 के बीच में, है ना, कौन सा केस था, देखो लास्ट वाला जो किया, लास्ट में केस कौन सा किया, 1960, इंडिया वर्सेस पोर्चुगल, कब किया, 1960 में, सॉरी ये यहाँ पे नहीं आएगा, सॉरी सॉरी, असाइलम के बाद इंडिया वर्सेस पोर्चुगल, यहाँ पे हम फिट करेंगे इंडिया वर्सेस पोर्चुगल 1960। तो देखो तुमने 10 केस कर लिए, पर 4 की भी सीरीज एक बार के रिवीजन में याद कर लिया ना,
इट इज इनफ. व्हेन यू विल कीप रिवाइजिंग यू विल लर्न. विद प्रैक्टिस हो जाएगा. असाइलम 1950 में आया, इंडिया वर्सेस पोर्चुगल 1960 में आया, तुम्हारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ 1969 में आया, और निकारागुआ वर्सेस यूएस 1986 में आया. अब एक और केस है बहुत इंपॉर्टेंट हमारा, पेकीट हबाना 1900. तो सबसे पहले 1900 में हमारा क्या है, पेकीट हवाना केस आया. फिर हमारा असाइलम केस 1950 में आया. फिर हमारा 1960 में पोर्चुगल वर्सेस हमारा इंडिया आया है ना. 1969 में कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस आया. फिर उसके बाद रिपब्लिक ऑफ निकारागुआ वर्सेस यूनाइटेड स्टेट 1986 में. तो व्हेन यू विल रीड द केसेस ना, ऐसे कि फर्स्ट के बाद क्या आएगा, तो यू विल रिमेम्बर थिंग्स, है ना. उसके बाद देखो एस एस लोटस केस का याद रखना है 1927. सो आई एम एंडिंग द क्लास. एंड जो भी केसेस हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट हमारे क्रोनोलॉजी वाले केसेस के लिए भी, और हमारे जहाँ पे कॉन्सेप्ट आते हैं कि वेदर दिस केस इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल कस्टम और ट्रीटी, उसके लिए भी these cases are very important, and the statements relating to the international custom that we have discussed in the beginning of the class. So I am ending the class. I hope